हेलो एवरीवन। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सटेट पीजीटी फिजिक्स 2022 के पेपर के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। इससे पहले हमने 91 से 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 101 नंबर क्वेश्चन है ए पुलिसमैन ऑन ड्यूटी डिटेक्ट ए चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हॉर्न ऑफ ए मूविंग कार इन द रेशियो ऑफ 7:5। एक पुलिसमैन है, वो ड्यूटी पर है, उसने चेंज इन फ्रीक्वेंसी देखी, कितनी है, 7:5 में है। एज इट क्रॉस हिम इफ़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी हो, 330 मीटर पर सेकेंड, तो द स्पीड ऑफ द कार विल बी, हमें निकालनी है कि कार की कितनी स्पीड है। तो देखो क्वेश्चन सॉल्यूशन है इसका कि हमारे पास फॉर्मूला लगेगा F1 = F0 V + V0 V - VS। रेशियो कितनी गिवन है, F1 और F2 की, ये F1 है, ये F2 है। F1 और F2 की रेशियो हमें गिवन है 7:5। F1 किसके इक्वल है, F1 = F0 V + V0 V - VS। V0 क्या है, रेस्ट पर सेकंड, V0 हमारा 0 है, तो F0 V / V - VS। F2 किसके इक्वल हो गया, F0 V - V0 / V + VS। तो V0 तो 0 था, V × F0 / V + VS। और F1 F2 की रेशियो हमारे पास कितनी थी, 7/5। इन दोनों की रेशियो F1 और F2 की रेशियो जब लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, V + VS / V - VS। दोनों को सोल्व करेंगे। वेलोसिटी की वैल्यू हमें दे रखी है 330, सोल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 55 मीटर। तो क्या पूछा था, स्पीड ऑफ द कार विल बी, जो कि जिसकी वैल्यू हमारे पास है 55 मीटर। इसको हम सोल्व करेंगे तो 55 आ रहा है हमारे पास। अब चेक करना कि इसमें क्या आएगा, 55 के 77। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ P आइडेंटिकल वेव ईच ऑफ इंटेंसिटी I इंटरफेयर विद ईच अदर। अगर हमारे पास क्या है, P नंबर ऑफ सेम वेव हैं, हर एक की इंटेंसिटी क्या है, I है, और वो इंटरफेयर करती हैं एक दूसरे के साथ। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इफ़ द इंटरफेरेंस इज कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट विल बी। हमारे पास P आइडेंटिकल वेव है, इंटेंसिटी है I, और वो क्या कर रही हैं, इंटरफेयर करती हैं एक दूसरे के साथ। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इफ़ द इंटरफेरेंस कोहेरेंट एंड इंटरफेरेंस इनकोहेरेंट विल बी। तो देखो क्या होगा हमारे पास। सबसे पहले हम देखते हैं कोहेरेंट के केस में। कोहेरेंट क्या होता है, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी और सेम फेज हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो, और जो फेज डिफरेंस है वो कितना हो, या तो सेम हो या फिर वो कांस्टेंट हो। कि फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आएगा। I1 और I2 दोनों के लिए फेज डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट। I जो होगा रिजल्टेंट होगा, ऐसे ही निकालते हैं I को, I1 + I2 + 2√I1√I2 cos phi। phi हमारे पास, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो cos 0 मैक्सिमम होता है, cos 0 1, तो phi क्या होगा, 0।
तो आई मैक्सिमम क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2। तो आई मैक्सिमम की वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो वो फार्मूला हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर का, रूट I1 का स्क्वायर प्लस रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 रूट ऑफ I2। फॉर P वेव, क्योंकि हमारे पास क्या थी, P नंबर ऑफ आइडेंटिकल वेव थी, तो ये तो हमारे पास दो वेव थी I1 और I2। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, अगर P वेव है तो I मैक्सिमम उनके लिए क्या होगा, रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2 प्लस अप टू सो ऑन। P वेव है ना, तो रूट ऑफ IP, और इनका स्क्वायर था तो उसका भी क्या होगा, स्क्वायर होएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये सारी इन्होंने बोला है कि वो क्या है, आइडेंटिकल है, तो I1 I2 लिखने की जरूरत ही नहीं, सबको क्या है, रूट I नाम दे दो। तो रूट ऑफ I प्लस अप टू रूट ऑफ I अप टू P टाइम तक, और उसका भी क्या है, स्क्वायर है। तो P टाइम है तो P टाइम रूट I हो जाएगा, इतनी बारी ऐड करेंगे तो P रूट ऑफ I का स्क्वायर। तो P का स्क्वायर, और जब सोल्व करेंगे इसको P स्क्वायर I। अब बात कर लेते हैं, दो केस थे ना हमारे पास इनकोहेरेंट केस के लिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, द इंटरफेरेंस क्या हो, इनकोहेरेंट हो। तो इनकोहेरेंट केस के लिए I हमारे पास क्या है, I1 I2 I3 अप टू IP आइडेंटिकल हैं सारी वेव। I मैक्सिमम इनकोहेरेंट के लिए I अप टू P टाइम तक। तो I मैक्सिमम इनकोहेरेंट के लिए कितना हो जाएगा, PI। I मैक्सिमम कोहेरेंट के लिए, I मैक्सिमम इनकोहेरेंट के लिए, तो क्या है, P स्क्वायर I डिवाइड बाय PI। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, P। तो क्या था कि P आइडेंटिकल वेव है, ईच ऑफ इंटेंसिटी I है, और वो इंटरफेयर करती हैं एक दूसरे के साथ। तो द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इफ़ द इंटरफेरेंस इज कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट, इन दोनों की रेशियो लेके हमारे पास क्या आ गया, P आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फॉर एन अनडैम्प्ड ऑसिलेटर क्वालिटी फैक्टर Q एंड रिलैक्सेशन टाइम टाउ मस्ट बी रिस्पेक्टिवली, कि एक अनडैम्प्ड ऑसिलेटर है हमारे पास, क्या है, एक अनडैम्प्ड ऑसिलेटर है, क्वालिटी फैक्टर Q है एंड रिलैक्सेशन टाइम क्या है, टाउ है। तो वो क्या होना चाहिए कि Q फैक्टर अनडैम्प्ड के लिए और रिलैक्सेशन टाइम। फॉर एन अनडैम्प्ड ऑसिलेटर, अनडैम्प्ड का मतलब क्या है कि उसकी ऑसिलेशन ख़त्म नहीं होएंगी, अनडैम्प्ड रहेंगी। तो देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन और रेजिस्टिव फोर्स। तो फ्रिक्शन और रेजिस्टिव फोर्स की वजह से हमारे पास कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो रिलैक्सेशन टाइम जो होगा और जो क्वालिटी फैक्टर होगा वो क्या होंगे, हाई की हाई रहेंगे, कि क्योंकि रिलैक्स सिंस द ऑसिलेशन नेवर डिके द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एम्पलीट्यूड और एनर्जी टू ड्रॉप इज़ इनफाइनाइट। तो टाइम भी हमें क्या कितना लगेगा, इनफाइनाइट लगेगा, क्योंकि डिके कहीं पे हो ही नहीं रहा। नेक्स्ट है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर को क्या फार्मूला होता है, Q इज इक्वल टू ओमेगा इंटू में टाउ। अगर टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम, अगर वही इनफाइनाइट है तो इसका मतलब क्वालिटी फैक्टर भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा और मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द प्रेशर इनसाइड ए टायर इज 4 टाइम दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक।
जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे इनसाइड, जो टायर के इनसाइड में प्रेशर है वो 4 टाइम है। इफ़ द टायर ब्रस्ट सडनली एट टेम्परेचर 300 केल्विन द न्यू टेम्परेचर विल बी। अगर 300 केल्विन पर वो टायर ब्रस्ट करता है तो न्यू टेम्परेचर कितना होगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। ये इनसाइड का प्रेशर है टायर के P1 और कितने टेम्परेचर पर है, T1 पर है। ये हमारा एटमॉस्फेरिक है, एक्सटर्नल है, P2 टेम्परेचर है यहाँ पर T2। गिवन है कि जो P1 है वो 4 टाइम है P2 के और जो T1 है वो कितना है 300 केल्विन और T2 हमें निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है सडनली एक्सपेंसन हुआ है तो एडियाबैटिक प्रोसेस लगेगी। दिस इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वेशन PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और PV का क्या रिलेशन होता है, PV इज इक्वल टू nRT। तो V किसके प्रोपोर्शनल है, T डिवाइडेड बाय P के। V इज प्रोपोर्शनल टू T बाय P। V की जगह अब हम पुट कर लेंगे T बाय P, अगर ये इसके प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या था, PV गामा था, तो T डिवाइडेड बाय P की पावर गामा, और वो भी किसके इक्वल है, कांस्टेंट की। यहाँ P नीचे है, ऊपर लेके जाएंगे इसको, P की पावर 1 माइनस के गामा और इनटू में T की पावर गामा जो कि क्या है, कांस्टेंट है। P की पावर 1 माइनस के गामा और P1, हमारे पास दो केस है ना, P1 और T1 दोनों क्या है, कांस्टेंट के इक्वल है। तो P1 और P2 कर लेंगे। P1 1 माइनस के गामा T1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T2 की पावर गामा। अब यहाँ से हमें T2 की वैल्यू निकालनी है, तो T2 के केस को अलग कर लेंगे। P1 बाई P2 1 माइनस के गामा डिवाइड बाय गामा। T2 को सोल्व किया, वैल्यू पुट करी। गामा की वैल्यू क्या है, एयर के केस में 7/5। 1 माइनस के गामा डिवाइडेड बाय गामा, सारी वैल्यू पुट करेंगे, गामा की वैल्यू भी, तो वैल्यू आएगी -2/7। T2 के रिलेशन में पुट करो, T1 है 300 केल्विन और P1 बाई P2 की पावर 1 माइनस के गामा बाई गामा, ये वैल्यू हमारे पास आई -2/7 और ये 4 टाइम था। P1 जो है 4 टाइम था P2 के, ये कैंसिल हो गया। तो 304 की पावर -2/7। तो जो टेम्परेचर आया हमारा वो क्या है, 300 और T2 300 इंटू 4 की पावर -2/7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास, द डिस्टेंस ऑफ द आई लेंस फ्रॉम द रेटिना इज अल्फ़ा। जो डिस्टेंस है आई लेंस का फ्रॉम द रेटिना वो कितना है, अल्फ़ा है। आई लेंस का डिस्टेंस रेटिना से वो है अल्फ़ा। फॉर अ नॉर्मल आई के लिए द मैक्सिमम फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन बी। तो क्या कह रहे हैं वो, द डिस्टेंस ऑफ द आई लेंस फ्रॉम द रेटिना अल्फ़ा है फॉर ए नॉर्मल आई। द मैक्सिमम फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कितनी होगी, मैक्सिमम फोकल लेंथ देखनी है। तो देखो ये हमारे पास क्या है, जो है आई है, यहाँ इन्होंने बोला है कि जो डिस्टेंस है वो कितनी है, अल्फ़ा है, इमेज मतलब जो डिस्टेंस है, और ये रेटिना से डिस्टेंस कितनी है उसकी, अल्फ़ा डिस्टेंस है आई लेंस की। और मान लो ये उसका नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर। अगर इधर की साइड देखेंगे तो वो कितना होगा माइनस, और फार पॉइंट कहाँ तक होता है, इनफाइनाइट तक। तो इधर ही है वो भी, वो क्या है माइनस इनफाइनाइट। पहले हम देखते हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या है, 1/,
एफ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फिर है नियर पॉइंट के लिए चेक करते हैं पहले 1/f इज इक्वल टू 1/v। u की वैल्यू कितनी है -25, तो प्लस 1/25। तो f की वैल्यू v हमें क्या गिवन है कि इनके बीच में लेंस की डिस्टेंस जो है वो कितनी है अल्फ़ा है। v की जगह क्या पुट कर लेंगे अल्फ़ा, तो f की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 25 अल्फ़ा डिवाइड बाय अल्फ़ा प्लस 25। तो f की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई अल्फ़ा डिवाइडेड बाय यहाँ से 1 प्लस अल्फ़ा बाय 25, अल्फ़ा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फ़ा बाय 25। तो f जो है वो क्या है लेस देन है अल्फ़ा से, क्योंकि अल्फ़ा को कोई चीज़ डिवाइड कर रही है, तो ये क्या है लेस देन है अल्फ़ा से। अब है फार पॉइंट में 1/f, v के लिए 1/अल्फ़ा, u हो जाएगा इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट क्या है 0, तो ये आ गया 1/अल्फ़ा और f किसके इक्वल आ गया अल्फ़ा के। तो मैक्सिमम फोकल लेंथ यहाँ पर किसके इक्वल है अल्फ़ा के, और उस वाले केस में क्या थी लेस देन अल्फ़ा थी। तो ये दोनों केस में पूछा था फार पॉइंट के नियर पॉइंट के लिए। तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 15 के लिए कि ये है फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन बी, जब हम नियर पॉइंट के लिए हैं तो वो कितनी होगी लेस देन अल्फ़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एक 1 मेगाहर्ट्ज साइनोसॉइडल कैरियर इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय अ सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव ऑफ पीरियड 100 माइक्रोसेकंड। एक 1 मेगाहर्ट्ज कैरियर है, कैरियर फ्रिक्वेंसी गिवन है 1 मेगाहर्ट्ज, एम वेव है बाय सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव, पीरियड जो टाइम पीरियड दिया है वो कितना है 100 माइक्रोसेकंड का। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी विल नॉट बी प्रेजेंट इन द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। 4 फ्रिक्वेंसी दी है, इनमें से कौन सी पॉसिबल नहीं है मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए। तो देखेंगे इसको अलग अलग फ्रिक्वेंसी के लिए निकालेंगे, पहले किसके लिए प्रेजेंट है किसके लिए नॉट प्रेजेंट है। सबसे पहले हम कैरियर फ्रिक्वेंसी को किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या दी है कैरियर फ्रिक्वेंसी 1 मेगा हर्ट्ज, मेगा में कितने होते हैं 10⁻⁶, तो 1000 किलो हर्ट्ज। अब है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग स्क्वायर वेव, टाइम पीरियड है 100 माइक्रोसेकंड, माइक्रो में 10⁻⁶, तो FM जो है मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी वो क्या है 1/t, टाइम की वैल्यू पुट करेंगे और ये हमारे पास आ गई 10,000 हर्ट्ज और 10 किलो हर्ट्ज, दोनों किलो में होगी। अब हार्मोनिक्स देखते हैं एक सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव के। तो सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव कंटेन ओनली ओड हार्मोनिक्स, जो सिमेट्रिकल वाली स्क्वायर वेव होती है उसके पास कितने हार्मोनिक्स हैं ओड, n है 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। तो देयरफॉर द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ओनली कंसिस्ट ऑफ फ्रिक्वेंसीज, तो फ्रिक्वेंसी कितनी होगी f 10 किलो हर्ट्ज, 30 किलो हर्ट्ज, 50 और 70। तो अब हम निकालते हैं साइड बैंड फ्रिक्वेंसी इन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। साइड बैंड फ्रिक्वेंसी निकालने का क्या फार्मूला है, फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल गिवन बाय कैरियर फ्रिक्वेंसी प्लस माइनस n इंटू मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी। n क्या है यहाँ पर, अगर इवन होते तो इवन है, यहाँ पर क्या है सिमेट्रिकल हार्मोनिक्स के लिए n की वैल्यू हमारे पास ओड है। तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, जो FC की वैल्यू पुट करेंगे FM की, अलग अलग केस के लिए 1000 किलो हर्ट्ज है प्लस माइनस 10 आगे 30 50 अप टू सो, n इंटू FM है ये जो कि है F गिवन फ्रिक्वेंसी माइनस F कैरियर फ्रिक्वेंसी। अब हम देखते हैं
सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन से 990 किलो हर्ट्ज, तो 990 माइनस 1000 मोड है तो 10 किलो हर्ट्ज। एन क्या है, यानी कि एन 1 है यानी ओड है, तो यानी फर्स्ट हार्मोनिक इसमें प्रेजेंट है। सेकंड है 1030 किलो हर्ट्ज, इसके लिए सोल्व किया 30 किलो हर्ट्ज। एन इक्वल टू 3, ये भी क्या है प्रेजेंट है और कौन सी है, थर्ड हार्मोनिक। नेक्स्ट है 970 किलो हर्ट्ज, इसके लिए एन कितना आया 3, ये भी ओड है तो प्रेजेंट है थर्ड हार्मोनिक। एक ऑप्शन है 1020 किलो हर्ट्ज, जिसके लिए एन आ रहा है 2, जो कि क्या है इवन है, लेकिन इस वाले केस में हमारे पास सिर्फ ओड फ्रीक्वेंसी है तो ये नोट प्रेजेंट, तो 1020 किलो हर्ट्ज नोट प्रेजेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। ये डायरेक्ट ऑप्शन दे रखे थे कि इनमें से कौन सी लाइन सही है। तो देखो, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, द स्पेक्ट्रल लाइन इज मैक्सिमम इंटेंस फॉर विच द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एल एंड जे आर द सेम। कि इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है, द स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो मैक्सिमम इंटेंस है, किसके लिए, फॉर विच द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एल एंड जे क्या हो, जिसके लिए चेंज इन एल और चेंज इन जे अगर वो सेम हो तो उसके लिए वो क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंस होगा। नेक्स्ट क्या है कि जो ये स्पेक्ट्रल लाइन का तो पता ही है हमें, द स्पेक्ट्रल लाइन जो होती हैं वो मैक्सिमम इंटेंस हैं, किसके लिए, फॉर विच द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एल एंड जे आर द सेम। नेक्स्ट है क्वेश्चन इसी का ही बी पार्ट, इफ़ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एल एंड जे आर द सेम फॉर मोर देन वन स्पेक्ट्रल लाइन, अगर ऐसा एक से ज़्यादा के लिए हो जाता है, देन दैट स्पेक्ट्रल लाइन इज मोस्ट इंटेंस, कौन सी ज़्यादा इंटेंस होगी, फॉर विच द ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जे, जिसके लिए ट्रांजिशन कहाँ से है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जे से है। देखेंगे हम 17 में, डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा जे तो होना ही है, तो स्पेक्ट्रल लाइन मैक्सिमम इंटेंस होगी जब डेल्टा एल और डेल्टा जे क्या हो, सेम हो। अब अगर ऐसा ज़्यादा केसेस के, 4 ऑप्शन थे, इनमें से 2 रॉन्ग थे, 2 सही थे, जो सही थे वो मैंने लिख लिए हैं। तो अगर डेल्टा एल और डेल्टा जे इक्वल है मोर देन वन स्पेक्ट्रल लाइन के लिए, तो देन दैट स्पेक्ट्रल लाइन इज मोस्ट इंटेंस फॉर विच द ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जे। मैंने जो नहीं वाले थे वो नहीं लिखे, सिर्फ जो थे वही वाले लिखे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द मैक्सिमम प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द न्यूक्लियस इज इक्वल टू, मैक्सिमम प्रोबेबल डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम में फ्रॉम द न्यूक्लियस इज इक्वल टू, हेयर अल्फ़ा नोट क्या है, बोहर फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है। मैक्सिमम प्रोबेबल डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम में फ्रॉम द न्यूक्लियस इज इक्वल टू कितनी, अल्फ़ा नोट क्या है, बोहर फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है। तो अब हम इसको देखेंगे, जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है पी ऑफ आर वो कैसे लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन 4 पाई आर स्क्वेयर साई का स्क्वेयर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वेयर साई का मतलब मोड का स्क्वेयर, और साई क्या, साई स्क्वेयर को साई इंटू साई स्टार, साई स्क्वेयर को कैसे लिखते हैं, साई इंटू साई स्टार। अब ये है पी ऑफ आर, और जो डी पी ऑफ आर बाई डी आर लेंगे वो क्या होगा, 0, डी पी ऑफ आर डिवाइडेड बाई डी ऑफ आर इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू आर एम पी, मैक्स मतलब मोस्ट प्रोबेबल के लिए आर उस टाइम क्या है, मोस्ट प्रोबेबल का केस है। तो पी ऑफ आर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वेयर साई जी एस का स्क्वेयर।
ये GS का मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, जिसकी वैल्यू क्या होती है साई ऑफ GS की 1/√π/A0 का क्यूब e⁻⁻r/A0। ये है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन हाइड्रोजन एटम के लिए 1/√π/A0 क्यूब e⁻⁻r/A0। और P ऑफ R क्या है यहाँ पर 4πr²। यहाँ से इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 1/π/A0 का क्यूब और यहाँ से स्क्वायर कर दिया इसका, तो e⁻²r/A0 ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर ली। अब हमें फिर क्या निकालना है, डी P ऑफ R बाई dr। तो d बाई dr और किसका, P ऑफ R का, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, R के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यहाँ से 4 पहले कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इधर डिवाइड 4/A0 का क्यूब कांस्टेंट है, ये r² और e⁻²r/A0 और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। दो हो गए ना, ये UV रूल से लगेगा डेरिवेटिव, तो यहाँ होएगा 2r, ये तो क्या है कांस्टेंट था दोनों केस में, ये 2r उधर 0 भी था, उधर चला जाएगा 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव कर लो, सेकंड एज इट इज़, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़, तो 2r e⁻²r/A0 प्लस r² e⁻²r/A0 और साथ में इसका जो कांस्टेंट आएगा -2/A0 इज इक्वल टू 0। इसको कॉमन ले लिया, उधर चला गया 0, तो 1 + r इंटू -1/A0 इज इक्वल टू 0। तो r यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, r इज इक्वल टू A0 और जो कि क्या था, मोस्ट प्रोबेबल का केस था। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा था मोस्ट प्रोबेबल जो रेडियस है वो कितनी है, तो वो है A0। क्वेश्चन था हमारा 117। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है R दिया है 3A0/2, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है R इज इक्वल टू A0, जो मैक्सिमम प्रोबेबल डिस्टेंस है वो आई है A0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ए प्रिंटेड पेज इज केप्ट प्रेस बाय ए ग्लास क्यूब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। एक प्रिंटेड पेज को हमने प्रेस कर लिया है ग्लास क्यूब के साथ, एज जो है उसकी वो कितनी है 9 सेंटीमीटर की। बाय व्हाट अमाउंट विल द प्रिंटेड लेटर अपीयर टू बी शिफ्टेड, तो शिफ्ट वाला फार्मूला लगेगा। व्हेन व्यू फ्रॉम द टॉप, जब हम उसको टॉप से देखेंगे तो वो कितना अपीयरेंस हुई उसकी, क्योंकि वो कितना शिफ्ट हो गया अपनी पोजीशन से। तो देखते हैं शिफ्ट के लिए क्या है, कितनी डिस्टेंस है 9, तो 9 - 9/μ, 9 को कॉमन ले लिया, 1 - 1/μ, यही है फार्मूला शिफ्ट का कि t - t/μ, t जो है वो कितनी हाइट या डिस्टेंस तक वो सेपरेट है। तो 9 1 - 1/μ, 9 वैल्यू पुट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 2/3, तो 9 × 1/3 यानी कि वो आ गया 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ए वेसल कंटेन ऑयल ओवर मरकरी, एक वेसल में मरकरी के ऊपर क्या है, ऑयल है। द डेंसिटी ऑफ ऑयल एंड मरकरी, अलग अलग दोनों की डेंसिटी गिवन है। ऑयल की कितनी है 0.8 ग्राम पर cc, cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, एंड जो मरकरी है उसकी डेंसिटी कितनी है 13.6 ग्राम पर cc रिस्पेक्टिवली। अ होमोजीनियस स्फीयर
फ्लोट इन दिस वेसल, और इस वेसल में क्या होता है, एक होमोजीनियस स्फीयर फ्लोट करता है विद हाफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज इन मरकरी एंड द अदर हाफ इन ऑयल, और उस वॉल्यूम का जो स्फीयर है हाफ तो उसका इमर्ज हो गया मरकरी में, हाफ किस में है, ऑयल के अंदर। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इन ग्राम पर सीसी इज, तो जो ये मटेरियल है स्फीयर का उसकी डेंसिटी बतानी है हमें, और वो भी किस में, ग्राम पर सीसी। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं कि ये मान ले इधर इतने पोर्शन में मरकरी है, ऊपर इसमें ऑयल है, ये हमारा स्फीयर है, हाफ पोर्शन मरकरी में, हाफ पोर्शन इसका ऑयल में। तो डेंसिटी ऑफ स्फीयर इनटू में वॉल्यूम इनटू में ग्रेविटी, डेंसिटी मास, जो डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ से हम फोर्स को कंपेयर करेंगे, फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ किसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रही है, ग्रेविटी की वजह से। तो ये रो ऑफ एस इंटू वी इंटू जी, इधर दो पोर्शन थे मरकरी और ऑयल। तो रो एच जी की वॉल्यूम इसका दोनों में हाफ हाफ है, v/2 इंटू में ग्रेविटी, प्लस रो ऑफ ऑयल v/2 इंटू में ग्रेविटी। ग्रेविटी तो सब जगह कॉमन है, कैंसिल होगी। तो रो एस जो है डेंसिटी ऑफ स्फीयर, वो किसके इक्वल है, डेंसिटी ऑफ मरकरी प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइड बाय 2। इधर वॉल्यूम भी सब जगह कांस्टेंट है, v से v भी कैंसिल, पुट करेंगे डेंसिटी ऑफ मरकरी डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया हमारा 14.4/2 इज इक्वल टू 7.2 ग्राम पर सीसी। तो ये हमने अगले 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, बाकी के 10 क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।